बुद्ध बुद्ध को पढ़ रहे थे, और उस बुद्ध के माध्यम से जो नालंदा विश्वविद्यालय में आने वाले लोग थे वो चीन से थे, नहीं एशिया के अन्य जगहों से थे, और जो कुछ यात्री आते थे वो अद्भुत रूप से नालंदा को देखते थे। तो हमारे विकास का क्रम बहुत जबरदस्त था। जैसे मैं एक वर्तमान रूप से तुमको एक बात पूछना चाहता हूं, क्या यह संभव है आज 2022 में क्या यह संभव है कि किसी नागरिक को, कोई व्यक्ति को शासक दबा दे? नहीं है ना। ये कैसे संभव हुआ? क्योंकि हम पिछले आजादी के बाद 60-70 सालों में बौद्धिक रूप से इतने विकसित हो गए कि हमें पता चल गया कि हमारे अधिकार क्या है, नहीं, और इस देश को बनाए रखने के लिए हम क्या कर्तव्य निभाएंगे। देखो, जब हम किसी विषय को पढ़ते हैं ना तो उसके एक उद्देश्य होते हैं। विषय वस्तु को समझने में ये सहजता प्रदान करते हैं, और यही कारण था कि यहां पर कोई बाहरी आक्रमण जब होता था, बाहरी कोई आक्रमण होता था, तो सबसे पहले कोशिश ये करते थे आक्रमणकर्ता कि उन बौद्धिक विकास के स्रोतों को खत्म किया जाए, नागरिकों के मन में यह बात बो दिया जाए कि तुम कुछ नहीं हो, हम तुम पर ज्यादा हावी हो सकें, लोगों में अधिकार और कर्तव्य की भावना का बोध ना हो। इससे एक जुड़ा हुआ बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। हम आगे जब मध्यकालीन भारत में जाएंगे थोड़ी सी चर्चा यहां से करके जाएंगे। एक लुटेरा हुआ बख्तियार खिलजी, जिसके नाम पे एक बख्तियारपुर जगह भी है ना। वो आने के साथ क्या किया था कि नालंदा विश्वविद्यालय को विध्वंस कर दिया था, वहां की लाइब्रेरी में आग लगा दिया था। कहा जाता है कि वहां की लाइब्रेरी जो है, पुस्तकालय जो है, वो महीनों तक धू धू करके जलती रही। अब भला उस पुस्तकालय को उसने क्यों जलाया था, उस पुस्तकालय को क्यों तोड़ा था? तो यहां पर उचित जवाब यह है कि वह जगह जहां पर लोग मजबूती से पढ़ रहे हैं, बौद्धिक विकास कर रहे हैं, उस जगह को ही खत्म कर दो, ताकि लोगों में सोचने की क्षमता ना हो, चेतना ना हो, और हम उस पर आसानी से हावी हो जाएंगे, है ना। तो इस लिहाज से भी देखें। एक दूसरा चीज क्या था, मैंने कहा स्वर्ण काल, तो एक जो यहाँ पे जो बहुत बेहतर रूप से आगे चल रहा है नालंदा गुप्त के समय में, वो था एजुकेशन। दूसरा स्वर्ण काल मैंने कहा यह है आपका एम्प्लॉयमेंट, इनकम साइड। किसी भी जगह पर, किसी भी शासन व्यवस्था को अगर हम कह रहे हैं कि वो सबसे बेहतर है, बहुत अच्छा है, ये तभी हो सकता है जब वहां पर रोजगार हो, लोगों का आय हो। तो मैं अभी वो फैक्ट्स नहीं बता रहा हूं, लेकिन उसके थॉट बता रहा हूं। गुप्त के समय में ना इनकम का स्रोत बहुत अच्छा था। क्यों? क्योंकि राजा ने उस तरीके से, गुप्त काल के शासकों ने कुछ इस तरीके से अपने सारे डॉक्ट्रिन को डेवलप किया था, अपने सारे रूल्स को डेवलप किया था कि सहजता से व्यापार हो पाता था, सहजता से व्यापार हो पाता था और लोगों को इनकम होता था। देखिए, उस समय व्यापार करने के लिए क्या जरूरत थी? एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना, क्योंकि कृषि ही मूलतः बात होती थी और कृषि से जुड़े हुए लोग कार्य करते थे। पशुपालन कर रहे हैं, दुग्ध उत्पादन कर रहे हैं, कृषि कर रहे हैं, मनुष्य की जरूरत के हिसाब से गहने बन रहे हैं, वस्त्र पहन रहे हैं, औषधियां हो रही हैं, मसाले हो रहे हैं, भोजन की जरूरतें पूरी करने की बातें की जा रही हैं। इन सब चीजों को भी एक शेप देना होता था, एक नियम बनाने होते थे, और वहां के शासकों ने एक जबरदस्त काम ये किया। दूसरा, मैंने एक तीसरा नाम लिखा, समुद्रगुप्त। यानी कि हम गुप्त और गुप्तोत्तर काल को पढ़ रहे हैं और उसे बेहतर कह रहे हैं, तो उसके कुछ आयाम थे। आयाम का मतलब डायमेंशन, दिशा था। तो समुद्रगुप्त को बहुत प्रसिद्ध माना गया। पता है क्यों? क्योंकि इन शासकों में एक गुण था, और वह था डिफेंस लाइन मजबूत करना। यानी कि गुप्त के रहते रहते जो बाहरी, तो गुप्त काल का एक दूसरा पक्ष क्या था? दूसरा नहीं, हम तीसरे पक्ष की बात कर रहे हैं, और वह था उसका डिफेंस लाइन।
नहीं, यानी कि गुप्त के समय में जो उसके प्रतिद्वंदी आसपास के देश हैं वो उतनी हिम्मत नहीं कर पाते थे कि यहाँ पर आए, आक्रमण करें, लूट कर चले जाएं। तो ये कुछ खूबियां थी जो गुप्त को बहुत अच्छे से आगे ले जाती हैं, यानी गुप्त को बहुत मजबूत बना देती हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि गुप्त वंश से संबंधित जो तथ्य हैं, जैसे कि गुप्त काल का समय कब था, 550 से 275 तक शासन था। संस्थापक जो थे वो महाराज श्री गुप्त थे, है ना। और प्रथम शक्तिशाली शासक चंद्रगुप्त प्रथम। आप अक्सर कंफ्यूज कर सकते हैं चंद्रगुप्त मौर्य और चंद्रगुप्त प्रथम में। आप ये एकदम मान लीजिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य अलग थे और चंद्रगुप्त प्रथम दूसरे थे, है ना। ये गुप्त के प्रमुख शासक में से थे। तो मैंने एक बार फिर से इतिहास का एक फॉर्मूला जैसे बताया था कि जैसे ही कोई मैं प्रभावशाली शासक की बात करता हूं तो उसके अंदर कुछ गुण होगा। वह पहला गुण यह होगा कि वह कार्य करने के लिए अलग अलग, एक शासक क्या करेगा, अर्थव्यवस्था पे काम करेगा, शासन व्यवस्था पे काम करेगा, शिक्षा पे काम करेगा, डिफेंस पे काम करेगा, सामाजिक समरसता पे काम करेगा, है ना। तो चंद्रगुप्त प्रथम के समय में भी आपको कुछ इन्होंने डिपार्टमेंट्स बना दिए थे जो इनको शासन व्यवस्था में बहुत ज्यादा मदद करते थे। जैसे कि महाकवि कालिदास इनके शासन में थे। फिर से चिकित्सा में आज तक हम लोग जो धन्वंतरी का नाम जानते होंगे, आप लोग आयुर्वेद में बहुत बड़े नाम है ना। धन्वंतरी का हम लोग जन्मदिन भी बनाते हैं। फिर से खगोल विज्ञान में एक बहुत बड़ा नाम वारामिहिर, एक और नाम अमर सिंह। फिर से वास्तुकार में शंकु, ज्योतिषी छपनक, व्याकरण में वररुचि और जादूगर में वेताल भट्ट। हाँ, और फिर से कूटनीति में घट करपर। ये सारे लोग थे। देखिए, जब कोई एक ऐसा काल चल रहा हो जहां पे सबको सुरक्षा हो, सामान्य रूप से सोचने की छूट हो, तब ऐसे नाम बनकर आते हैं। आज हम लोग बड़ी गर्व के साथ कालिदास को याद करते हैं। कालिदास को याद करते हैं, ये तो बहुत बड़ी अच्छी बात है, लेकिन कालिदास को बनना और उन्हें बनने देने का मौका देना, ये भी बहुत बड़ी बात है। जब हम आधुनिक इतिहास में पढ़ेंगे ना, मैं चीजों को कहता हूं, इतिहास को पढ़ने का सबसे बढ़िया तरीका ये होता है कि आप उसे 3 लेयर में पढ़ें। 3 लेयर का तात्पर्य होता है कि उसको वर्तमान से जोड़ने की बात करें। आप इतिहास भूलिएगा नहीं। यानी कि एक लाइन है जिसे आप कह सकते हैं डीप नॉलेज। किसी खास टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में डीप नॉलेज रखें। नहीं, यानी कि डीप नॉलेज में उससे जुड़े हुए जितने भी बात हो सकते हैं, उससे जुड़े हुए तथ्य हैं, उन सभी को आप कर सकते हैं। और एक दूसरा होता है उससे जुड़ा वर्टिकल नॉलेज। ये पॉइंट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? वर्टिकल नॉलेज का मतलब है कि उससे जोड़ा हुआ अभी का तथ्य कुछ डाले। मैंने कहा कि समुद्रगुप्त इतने अच्छे थे, या गुप्त के शासक इतने अच्छे थे कि उन्होंने विकास का एक नया कीर्तिमान स्थापित किया, व्यापार को लेकर वातावरण बनाया, और साथ में लोगों में इतनी शांति का भाव दिया कि वो उनकी उत्पादकता सबसे आगे बढ़ गई और वो सर्वश्रेष्ठ रूप से कार्य करने लगे। कालिदास जो विभिन्न विषयों पर लिखने के लिए जाने जाते हैं, उनकी कला एक हर क्षेत्र की क्लासिक है। कालिदास के नाटकों का रूपांतरण शायद ही विश्व की किन्हीं भाषाओं में ना हुआ होगा। लगभग हर भाषाओं में उनके जो नाटक हैं उनका रूपांतरण हुआ, चाहे वो कुमार संभव हो, मेघदूत हो, या फिर अन्य उनकी जितनी भी नाटकें हैं, है ना। तो ये चंद्रगुप्त प्रथम फिर चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनके बारे में बताया कि उनके जितने भी ग्रुप थे। फिर से एक समुद्रगुप्त का नाम, समुद्रगुप्त जिसे मैंने यहाँ पे पहले ही भी लिखा है, उन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है। देखिए, तो हम जब तक आधुनिक से, कहाँ ये ईसा पूर्व की घटना है नहीं, लेकिन हम उसे एक संबंधित करने के लिए इतिहासकारों में एक बहुत प्रसिद्ध इतिहासकार थे विंसेंट
विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा। और ये नेपोलियन कहां से शब्द आया? आप लोग 9वीं कक्षा में पढ़े होंगे, नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में पढ़े होंगे, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़े होंगे। इट्स 1789, 1789। लेकिन हम उस व्यक्ति को रिलेट कर रहे हैं समुद्रगुप्त से। मैंने कहा कि जो इतिहास लेखन शैली थी ना, वो पश्चिम में बहुत ज्यादा विकसित हुई थी। यानी कि जो हम इतिहास पढ़ रहे हैं सिलसिलेवार ढंग से, वो पश्चिम की सोच पर आधारित पढ़ रहे हैं। और हमारी सफलता इसमें होगी जब हम आपस में इसे वर्तमान से जोड़ देंगे, तो हम इसमें ज्यादा सफलता से बात कर सकते हैं। तो विंसेंट स्मिथ पश्चिम देश से थे और उन्होंने समुद्रगुप्त को जाना और फिर कहा ये तो नेपोलियन बोनापार्ट है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो लिखने वाला था वो नेपोलियन बोनापार्ट के बाद लिख रहा था। यानी जो इतिहास लिखा जा रहा था वो 1789 के बाद का होगा। और नेपोलियन बोनापार्ट को क्या कहा जाता था? एक क्रांतिकारी के लिहाज से थे। लुईस 16वां जो था आताताई शासक हो गया था, चला आ रहा राजवंश राजतंत्र को खत्म करके पहली दफा एक लोकतंत्र की शुरुआत करते हैं। और बोनापार्ट को जाना जाता है एक अच्छा वॉरियर, सेनानायक, और अपने साम्राज्य के एक्सपेंशन के लिए जाना जाता है ना। तो समुद्रगुप्त में भी ये सारी खूबियां रही होंगी कि वो भी सेनानायक जबरदस्त रहा होगा, उसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया होगा, उसने एक रूल्स लगाए होंगे जिसकी वजह से सब कुछ अच्छा चल रहा होगा। समझ पा रहे हैं आप लोग? और ये ही चीज है जो इतिहास हम पढ़ते हैं तो ज्यादा, यानी कि आप किसी टॉपिक को जाने, उसके डीप पॉइंट को, और उसको फिर जोड़े। इतिहास इसी पर आधारित है। तो मैंने बताया कि गुप्त वंश में समुद्रगुप्त एक महत्वपूर्ण शासक थे। क्यों थे? क्योंकि इनका तुलना हम नेपोलियन से कर रहे हैं। नेपोलियन से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये हमारे लिए वर्तमान से जोड़कर पढ़ने से हमें आसानी से इनके बारे में समझ पैदा होता है। तो इतिहास पढ़ने का एक तरीका भी है। अब ना ये जितने भी गुप्त वंश से जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जैसे कि चंद्रगुप्त प्रथम 319 से 335 ईस्वी तक शासन, महाराजा धीराज की उपाधि और गुप्त संवत का प्रवर्तक। समुद्रगुप्त के बारे में विंसेंट स्मिथ ने इन्हें भारत का नेपोलियन कहा। और इनके बारे में प्रथम प्रशस्ति हरिसेन द्वारा मिला, जिसमें हरिसेन प्रशस्ति के नाम से भी ये बहुत प्रसिद्ध है, जहां पे समुद्रगुप्त के द्वारा जितने भी युद्ध किए गए थे उनके विजय के बारे में वर्णन है ना। जैसे कि ये, और इनके साथ साथ इनको कुछ कहा गया, उस समय इनके कार्यों की वजह से इनको उपाधि दी गई जो पर क्रमांक कहा गया। समकालीन इनके साथ जो दक्षिण भारत, यानी कि उत्तर भारत में ये हैं, और दक्षिण भारत में इनके समकालीन शासक जो हैं धनंजय, नीलराज, उग्रसेन और विष्णु गोपा है। फिर चंद्रगुप्त द्वितीय, इनका अन्य नाम था देवगुप्त, देवराज और देवश्री। इनकी उपाधि थी विक्रमादित्य, है ना। और उसके बाद से इनका वर्णन मेहरौली में है ना। और ये शक राजा थे एक दक्षिण भारत के, उनके समकालीन हैं। इन्होंने शकों को युद्ध में हराया था, यानी कि इनका कॉन्फ्लिक्ट, जो राजा होते थे एक तो अपनी सुरक्षा करते थे और अपने साम्राज्य का विस्तार करते थे। तो शकों से इनका युद्ध हुआ था और उन्होंने शकों को हराने के उपलक्ष्य में उन्होंने चांदी का सिक्का चलवाया था। शकों को हराया और उस खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए चांदी का सिक्का चलवाया। और इन्हीं के समय में फाहियान नाम का यात्री आया था, चीनी यात्री फाहियान, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में बहुत सारे लेखक थे जिनके बारे में मैंने चर्चा किया। एक और शासक हुए कुमारगुप्त वन। कुमारगुप्त वन जो है, इन्हें महेंद्रादित्य भी कहा गया। और ये चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी एक थी ध्रुव देवी, उनसे इनका जन्म हुआ था। यानी कि कुमारगुप्त की माता का नाम क्या था? ध्रुव देवी था। उसके बाद से हुए अस्कंदगुप्त, जो इनके समय में सोने के सिक्के चलाए जाते थे। देखिए, सोना वास्तव में महत्वपूर्ण धातु उस समय था और आज भी था। किसी के राज्य में अगर सोने के सिक्के इस्तेमाल किए जा रहे हैं तो वो सबसे अच्छी स्थिति थी, वो सबसे अच्छी स्थिति थी। इसीलिए स्वर्ण काल का होना एक माना गया। लेकिन स्वर्ण काल का मतलब सिर्फ सोने की उपलब्धता नहीं थी, बल्कि इसलिए भी थी क्योंकि सोना
के अलावा एक सुविधा बेहतरीन स्थिति हर क्षेत्र में थी, चाहे वो शासन व्यवस्था को लेकर था या फिर सुरक्षा के भाव को लेकर था या फिर जो शासन व्यवस्था चल रही थी उसमें लोगों के विकास के मौकों को लेकर था। नहीं सर, जो गोल्ड कॉइन था वो उस टाइम करेंसी था। हाँ, उस समय जैसे हम लोग सिक्के इस्तेमाल करते हैं उस समय सोने का सिक्का लोग प्रत्येक दिन प्रतिदिन इस्तेमाल करते हैं। सर, उसका वैल्यू और कभी किसी चीज का वैल्यू तो कम हो जाता होगा। नहीं, ऐसा नहीं है कि सोने का सिक्का का वैल्यू ऐसा रहता था और बाकी चीजों का कम होता था। हम रुपए का इस्तेमाल सोने का रूप में कर रहे हैं, यानी कि मुद्रा जो है उसका इस्तेमाल हम सोने में कर रहे हैं। और सिर्फ सोना नहीं होता था, जैसे बाजार में आज के डेट में अभी तुलना करें तो क्या सिर्फ 2000 के नोट है? नहीं, उससे कम मूल्य के भी नोट है ना। यानी कि सिर्फ और सिर्फ सोना नहीं होता था, सोना भी चलता था, मैं ये कह रहा हूं। नहीं, सोना भी चलता था। अगर आप कहें इसको अभी वर्तमान से जोड़ के देखें तो बाजार में 2000 के भी नोट हैं, उससे कम मूल्य की भी नोट हैं। हर चीज सिर्फ सोना में तो नहीं होता होगा ना, कुछ कम मुद्रा की तो भी होते हैं। उनका पिक्चर होता होगा ना सोना वाला में। हाँ, मैं एक बात बताता हूँ, जो राजा होते थे, एक कहावत है, उसके नाम का सिक्का चलता है। यह एक तरीके से बताना होता था कि ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है मेरा है। उस समय के राजाओं का जो कंसेप्ट था कि उनकी शासन व्यवस्था, उनका जो पूरा साम्राज्य है कहां तक है, जहां तक उनकी बातों को माना जा रहा है, जहां तक उनके शासनादेश को माना जा रहा है और जहां तक उनकी पकड़ है, जहां से वो कर लेते हैं, तो ये सिक्का जो चलना है वहां तक चलेगा। और फिर एक राज्य से दूसरे राज्य में जो व्यापार होता था, वस्तुओं का होता था और उन मुद्राओं का होता था, जैसे सोना है। ये सोना एक ऐसा धातु है जो यहां भी है और वहां भी है। हाँ, ये बात अलग है कि यहाँ के सोने के सिक्के में अगर किसी गुप्त शासक का है, वहां के सिक्के में किसी अन्य का है, लेकिन एट द एंड तो वो सिर्फ मोहर था, लेकिन मूल तक तो सोना था। नहीं, हम शुरुआत में बताए कि किसी शासन व्यवस्था में, जैसे मौर्य को लेकर हम बता रहे थे कि चंद्रगुप्त मौर्य के पहले नंद वंश का शासक था और नंद वंश ने अपने ही लोगों के पैसों को, मुद्राओं को चोरी कर लिया था या फिर छुपा दिया था, जिससे पूरा का पूरा बैलेंस बिगड़ गया था। और वो ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि चाह रहा था कि सारी संपत्ति पे उसका एकाधिकार हो जाए। राजा था, उसके बावजूद भी चूंकि एक शैली डेवलप हो गई थी शासन की, जिसमें हर कार्य के लिए अलग अलग लोगों को बांटा गया था, लेकिन वो चाहता था कि हर डिपार्टमेंट उसकी तरफ से चले और रातों रातों बदल नहीं सकता था। इसीलिए उसने क्या किया, सिक्कों में घपलाबाजी कर दी। नहीं, तो ये वह एक व्यवस्था थी।